आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। तो ये जो स्क्रीन का मैं पूछ रहा हूँ, ये वाली स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नो सर। अच्छा, ये नजर नहीं आ रही। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये I need to share it again. अब नो सर। अच्छा, अब भी नजर नहीं आ रही। ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैंने असल में मैं मीटिंग से निकला था, फिर दोबारा आया हूँ, और ये should be visible to you. What should I do? Let me, मैं अभी दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? Share and let me share the entire screen. अब आप चेक करें। ये सर अब आ रही है। अच्छा, तो वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, व्यू लॉबी। चेक करता हूँ। ओके, ठीक है। सो ये हमारा जो है ना, अभी नया चैप्टर शुरू हुआ है ऑसिलेशंस का। ये ClO2 है हमारा, कोर्स लर्निंग आउटकम 2। सो अब इसमें भी हम ऑसिलेशंस पहले भी आप पढ़ चुके हैं। सो मतलब हमारी कोशिश होगी कि हम उन चीज़ों को टच करें जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है ना, वो आपको डिफरेंट लगेंगी। सो फॉर एग्जांपल इस स्लाइड में कोई ऐसी चीज़ है जो आप के लिए डिफरेंट है, मतलब ऑल द कीवर्ड्स। इसमें ऑसिलेटरी मोशन का इसने बताया है, एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, दीज आर द थ्री थिंग्स यू नीड टू यूज व्हेन यू वांट टू कैरेक्टराइज ऑसिलेशन। ऑसिलेटरी मोशन को जब भी आप डिस्क्राइब करते हैं तो आप एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी 3 वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है? लेकिन फिर ये क्या कहता है नीचे, ये सडनली फिर ये चेंज कर लेता है टॉपिक, which is simple harmonic motion. So can you tell me how is simple harmonic motion different from oscillation? They are the same, or is there any difference? एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होती है। अच्छा, it's good that you remember that, but if I want you to remember one more thing, right? हमने बात की थी इक्विलिब्रियम की ना, एक लेक्चर में, और उस इक्विलिब्रियम में आपको याद होगा कि एक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन थी और एक उसकी कंडीशन थी, राइट? So I told you that condition of equilibrium is one thing and definition is another. So what you told me is the condition for simple harmonic motion. ठीक है? So my question is, what is simple harmonic motion? True and false motion about mean position. वो तो oscillatory है, वो तो ऊपर लिखा हुआ है। So इस पे थोड़ा सा सोचे कि you know what oscillatory motion is, yeah, and you can explain it. And you must also remember that simple harmonic motion is a special type of oscillatory motion. So it means that you should define it in a similar way. You cannot define it by mentioning the condition. तो दोनों पीरियोडिक मोशन है। Oscillatory motion is periodic. It is periodic. Question समझ आ रहा है? क्वेश्चन कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ? I need a description
in the style of a definition. जिस तरह आप oscillatory motion जब आप मुझे बता रहे हैं, या periodic motion या to and from motion, वो क्या है? You are defining it, you are not giving me the condition. तो वो चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में क्यों नहीं बताई जा सकती? समझ आ रही है बात? So अब बताएं क्या है? You should look at this diagram and then tell me. अब ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, can you think about another graph which is still periodic and which is different from this graph? अगर मैं इसको चेंज करूं, ठीक है, लेट्स से मैं इसको ऐसे ग्राफ में कन्वर्ट कर दूं, will it be periodic? Yes or no? आवाज आ रही है मेरी आपको? ये सर आ रही है। तो अब ये बताएं ना कि मैंने जो ग्राफ चेंज किया है, will this be periodic motion or not? और oscillatory motion, जो भी आप उसको नाम दे, या मैं ये सर ऑसिलेटरी मोशन। हाँ, तो ये सारे ऑसिलेटरी हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो ग्राफ है, ये कैसे स्पेशल है जो इसने ड्रॉ किया है? साइनोसाइडल इसकी। या तो साइनोसाइडल को हम पीरियोडिक सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। दैट इज द डेफिनेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि या कोसाइन होगा या साइन होगा या इनका कोई कॉम्बिनेशन। एंड टू गेट दैट मोशन, राइट, यू नीड दैट एक्सेलरेशन व्हिच इज, वो आपने क्या बताया था, क्या कंडीशन बताई थी? Acceleration is always opposite to applied force. तो वो इसके लिए चाहिए बेसिकली। साइनोसाइड उसके बगैर आपको नहीं मिल सकता, वरना फिर आपको और चीजें मिलेंगी, ठीक है। So that is a condition for simple harmonic motion. And why do we call it simple? Yeah, this is interesting. Because it is the simplest. Yeah, I would say it has the simplest mathematics. साइन और कोसाइन के बारे में एक सिंप्लिसिटी है जो कि बाकी किसी फंक्शन में भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ये साइन और दोनों कोसाइन की ना कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से। So these functions are continuous, right? You know continuous functions. They Yes. are periodic. You also know periodic. लेकिन periodic तो ये भी हैं, ठीक है? And they are differentiable as many times as you want. ये असल चीज है, इसको कहते हैं स्मूथ फंक्शंस। आपने स्मूथ फंक्शन नाम सुना होगा ना। स्मूथ का मतलब ये है कि जितनी दफा आप उनको डिफरेंशिएट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। So these three properties, continuous, differentiable and smooth as many times as you want and periodic, ये तीन चीजें आपको किसी और फंक्शन में नजर नहीं आएंगी साइनोसाइड्स के अलावा। You can search the internet and you will never find any function other than sinusoidal which has all these three properties. So this is the sense in which they are called simple periodic functions or simple harmonic motion, ठीक है। Now this is one form. ये अब हम आ रहे हैं कि रियल लाइफ में हमें ये कहाँ मिलता है। तो स्प्रिंग मास जो है ना, दिस इज वन एग्जांपल, राइट, ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अभी अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इसमें क्यों सिंपल हार्मोनिक मोशन इसमें पॉसिबल है, so what makes it harmonic? If you want to explain it, कि यहाँ पे इस डायग्राम में सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें किस सोर्स से मिल रही है, हमें वी नीड अ सोर्स, या तो अब आप देखो ना, अब आप इस पे थोड़ा सा सोचें, हमें पीरियोडिक मोशन चाहिए, ठीक है। तो पीरियोडिक के लिए can you have periodic motion with one type of energy, like kinetic energy?
Is it possible to have periodic mode only with this energy, kinetic energy? देखो ना, ये मास है, इसकी kinetic एनर्जी हो सकती है, राइट? जी सर। तो अगर ये स्प्रिंग हटा दें तो इसकी फिर भी kinetic एनर्जी होगी, राइट? लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको नहीं दे सकता, क्योंकि पीरियोडिक मोशन के लिए आपको वो चाहिए, 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी चाहिए जिसमें कन्वर्ट हो सकें एक दूसरे में, या so kinetic potential में कन्वर्ट होगा, potential kinetic में होगा, and this back and forth conversion will give you that periodicity, right? तो अगर आपके सिस्टम में 2 डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज नहीं है जो कि आपस में कन्वर्ट हो सकें, तो भूल जाएं, फिर पीरियोडिक मोशन पॉसिबल नहीं है, राइट? तो एक तो कंडीशन हो गई, ये कंडीशन होगी पीरियोडिक सिटी के लिए। अब ये जो लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स है, ये हमें क्यों चाहिए? स्प्रिंग का, so we need a special type of spring, right? Not just any spring but the ideal spring. अब आपको समझ आएगी कि why do we always like ideal spring? क्योंकि ideal spring में जो restoring force होता है, yeah, it is proportional to -x, ठीक है? और इसको linear restoring force, that actually that gives us that acceleration which is proportional to displacement, negative displacement, और फिर ये जो है ना, हमें simple harmonic motion मिल जाता है. So that is also standard for you. But what you must remember from this diagram is that spring mass can give you oscillatory motion because spring can store potential energy, elastic potential energy, and mass can store which energy? Kinetic. And these two energies are actually interconvertible, so that is why it is possible. Okay, why do we like to link simple harmonic motion to circular motion, uniform circular motion? हमने पहले भी पढ़ा था kinematics में, right? Why? इस डायग्राम में आंसर अवेलेबल है आपके पास. एक तो सर्कुलर मोशन की मैथ आसान है, हम ऑलरेडी उसको देख चुके हैं, क्योंकि यू जस्ट नीड वन वेरिएबल, राइट? थीटा. अगर ये कांस्टेंट हो गया है, if the radius is constant, that is not a variable, it's a constant. So theta is the only variable which can change, right? तो अब देखिए कि आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैथमेटिकली क्यों आसान है, क्योंकि you only need to deal with one variable, या कोई वेक्टर नहीं है, सारी वो रोटेशन बेस में आ जाती है. So because that is simple, you can simply look at a point, an ideal point, yeah, moving along a circle. Yes. Question था? So you imagine a point moving along a circle और उसका horizontal और vertical जो projection है, yeah, या horizontal, let's say we focus only on the horizontal projection, ये जो x axis है, this is definitely simple harmonic motion. Any explanation आपके हाल में क्यों है? अगर ये constant, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है. क्या है? So why does uniform circular motion has the shadow? We can think of it as a shadow, right? Which is simple harmonic motion. Can you explain that? सर क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही होती है. नहीं, वो डिस्कशन इस डायग्राम में थी ना, हम उससे निकल आए. That was the physical stuff, right? यहाँ पे मैं सिर्फ काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूँ. Just a point moving along a circle. सर्कल का जो शेडो है वो क्यों सिंपल हार्मोनिक होता है? अभी आपने कैलकुलस में क्या पढ़ा है कि कोसाइन और साइन दोनों सर्कल के साथ कैसे कनेक्टेड है? किसी भी पॉइंट पे आप
ये एंगल आपको पता हो थीटा, राइट? ठीक है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट ऑन ए, आई डोंट नो हाउ टू, या आई थिंक इट्स विजिबल। तो इस पॉइंट का अगर ये यूनिट सर्कल है तो इसका एक्स, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये क्या होंगे? एक को साइन थीटा होगा और दूसरा साइन थीटा होगा, राइट? दैट इज द रीजन। मतलब सर्कल में जो भी चीज मूव कर रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसका जो एक्स और वाई कंपोनेंट है, दे हैव टू बी साइनोसाइडल, देयर इज नो अदर वे, यू नो इट, या यू नो इट फ्रॉम कैलकुलस। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। यस सर वो कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि हम क्लास में अलाउ नहीं हो रहे, तो आप काइंडली अलाउ कर दें। एक सेकंड, मैं भी कर रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पे तो मैंने उनको किया हुआ है अलाउ। ये उनको बता दे कि यहाँ पे लॉबी में सिर्फ वो मेरे पास आती है इनविटेशन जो एनयू अकाउंट है, अगर कोई प्राइवेट से आएगा वो नहीं आ सकता। ठीक है, प्राइवेट जो जीमेल, हॉटमेल वगैरह वो अलाउ नहीं होगा। ओके ओके सर, ठीक ओके है ना? मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ही उनका आता है जिनका मतलब ये है कि आपका एमएसटीम में तो मसला हो सकता है कि एमएसटीम के साथ आपका एनयू अकाउंट लिंक नहीं है, so then I have to allow you, but if your account is not from NU, then it will not show up to me। और उसकी रीजन बता दें उनको ना, उसकी मैं अगर चाहूँ मैं वो सेटिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन वो इसलिए खतरनाक है कि उसमें लेट से आप ये लिंक या ये पासवर्ड शेयर करते हैं किसी और के साथ, मुझे तो नहीं पता आपने किसके साथ शेयर किया है, वो आके यहाँ पे डिस्टर्ब करता है क्लास को, देन आई विल हैव नो वे ऑफ एक्चुअली टेलिंग कि ये कौन मसला कर रहा है। ठीक है, सो वी नीड NU अकाउंट सो दैट एवरीवन बिहेव्स इन अ रिस्पांसिबल मैनर। समझ आ गई बात ये? ओके सर। वरना फिर यहाँ पे मेला लग जाएगा, और मेला मैंने जब ये हमने ऑनलाइन क्लास शुरू की थी कोविड-19 में, तो इसी तरह लतीफे जो है ना वो होते रहते थे उन दिनों में। सो अच्छा, ये बात क्लियर हो गई कि सर्कुलर मोशन हम उसमें क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो सिंपल है मैथमेटिकली, और उसका जो शेडो है, ठीक है, वो बाय डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन, साइन और कोसाइन को हमने डिफाइन ही सर्कल के साथ किया हुआ है। दे आर आल्सो कॉल्ड सर्कुलर फंक्शंस। अगर आप एक नाम उनका है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, बट दे आर आल्सो कॉल्ड सर्कुलर फंक्शंस बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द सर्कल। और यहाँ पे चूंकि इनिशियल कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, इनिशियली यू मे बी हियर, यू मे बी हियर, तो जहां पे भी आपका टाइम जीरो है ना, जीरो पे जो आपका फेज है उसको हम क्या कहते हैं? फेज कांस्टेंट। रिमेंबर, डू नॉट से फेज, कुछ लोग फेज कहते हैं, वो क्यों गलत है? सो फेज कांस्टेंट और फेज में क्या फर्क होगा आपके ख्याल में? ये जो आपका एंगल थीटा है ना, ये टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है? तो इट्स अ वेरिएबल, दैट इज व्हाट वी मीन बाय फेज। और जिसकी इनिशियल वैल्यू है, हाँ, लेट्स से मैं इसको थीटा कहता हूँ, सो थीटा इज द फेज, राइट? बट थीटा नॉट विल बी the phase constant. That is what you need to remember. It's a fixed value, and theta is not a fixed value. अच्छा, और ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये आपको नजर आ रही है, ठीक है? बट ये एक यू नीड टू रिमेंबर दैट वन मोर थिंग, it's not just kinetic energy and potential energy. We can also think of it as mechanical energy because the sum is mechanical energy. It is also required that we must not have any friction or other resistive forces. क्यों? मतलब अगर रेजिस्टिव या डिसिपेटिव फोर्सेस या आ जाएं फ्रिक्शन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पॉसिबल क्यों नहीं है फिर आपके ख्याल में? फिर काइनेटिक एनर्जी जब कन्वर्ट होगी उसमें कुछ एक्सेस एनर्जी की लॉस होने लगेगी। हाँ, तो वो आपको पूरी एनर्जी वापस नहीं मिलेगी। Yes. तो जो आपका ग्राफ होगा, वो ग्राफ स्टार्ट तो ऐसे हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इट विल डाई आउट, देयर विल बी नो ऑसिलेशन, क्योंकि ये ग्राफ
लेट्स से यहाँ से स्टार्ट होके साइनोसाइडल जब वापस पीक पे आता है, देखो ना, यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पीक एंड यू गेट बैक टू दैट पीक। इसके लिए जरूरी है कि यू हैव नो लॉस ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन तो हो सकती है, लेकिन अच्छा, और इसको ना वैसे टू बी ऑनेस्ट वी शुड नॉट से लॉस ऑफ एनर्जी, इट्स द रॉन्ग वर्ड। हम इसको लॉस नहीं कह सकते, ठीक है। बेसिकली इट इज कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म व्हिच इज, वो क्या है, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको एक लेक्चर में, वो है थर्मल एनर्जी, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन और डिसिपेटिव फोर्सेस वाली एनर्जी है वो कहाँ पे जाती है, थर्मल। और थर्मल एनर्जी जो है ना वो वापस नहीं आती, दैट इज आई वुड से it is a low quality energy. So we have high quality energy and low quality energy. So thermal energy is not available. मैंने एक क्लास में बात की थी कि energy that is available for work and energy that is not available or unavailable, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी तो है, लेकिन वो टिपिकल हमारे सिचुएशंस में वो उस तरह अवेलेबल नहीं है जिस तरह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल होती है। या दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट। या मैंने बता भी दिया था थोड़ी देर पहले। और उनको फिर हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। या डैम्प्ड उसके साथ लगाना पड़ता है कि डैम्पिंग मींस कि अल्टीमेटली दे डाई आउट। यू कैन आल्सो सी द वर्ड डिके इन द लिटरेचर, राइट। अच्छा, तो फिर जो रियल ऑसिलेशंस है वो हमेशा डैम्प्ड ही होंगी, ठीक है। इस अर्थ पे जो भी आप ऑसिलेशन करेंगे, क्योंकि आप फ्रिक्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन इसी अर्थ पे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है अगर आप सोचे तो, लेकिन वो हम खुद नहीं कर सकते, वो नेचर कर रहा है। So can you tell me an example of real harmonic motion without friction, right? Although we are not the ones doing it. वो कौन सा है? क्योंकि हम जब भी किसी चीज में हाथ डालते हैं उसमें फ्रिक्शन आ जाता है, और इसकी रीजन ये है कि वी आर मैक्रोस्कोपिक। या हम किस लेवल पे खेल रहे होते हैं, मैक्रोस्कोपिक। तो अब आप माइक्रोस्कोपिकली सोचिए कि माइक्रोस्कोपिकली व्हाई इज इट पॉसिबल टू हैव मोशन विदाउट फ्रिक्शन। जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, they have no friction, right? क्योंकि friction, I told you, is a phenomena which is only observed at macroscopic level. Microscopically कोई friction नहीं होता, ठीक है। वहां पे आपने वो सुना होगा वो जो क्वांटम स्टेट्स है ना, क्वांटम लेवल्स एनर्जी। तो ये जो आपके जिस तरह आपकी प्लैनेटरी मोशन है, अर्थ जिस तरह मूव कर रहा है प्लैनेट्स में या सोलर सिस्टम में, तो इनके लिए कोई फ्रिक्शन नहीं होता। फ्रिक्शन सिर्फ जो है ना मतलब उन सिचुएशन में होता है जहां पे थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पॉसिबल हो। तो माइक्रोस्कोपिकली एटम्स के लेवल पे कोई थर्मल एनर्जी नहीं होती, वो भी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। So yeah, it's not that it is not possible, but we cannot manage it in our engineering. So why it's important? It's everywhere, you know it. Yeah. Yeah, it's an example दे भी दिया है, atomic systems में, mechanical, electrical, everything. Even biological systems में जो आपका internal clock है, आपने नाम सुना होगा internal clock का, सुना है आपने नाम internal clock? आपकी बॉडी के अंदर भी ऑसिलेशंस होती हैं, ठीक है, प्रोटीन्स की। सो देयर आर प्रोटीन्स, उनका कंसंट्रेशन अप और डाउन होता है, या हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। सो दे ऑसिलेट बिटवीन, दे डोंट ऑसिलेट लाइक दिस, टू एंड फ्रो मोशन नहीं होता उसमें, बट दे ऑसिलेट इन अ डिफरेंट वे। जिस तरह ये मार्केट फ्लक्चुएट करती है ना, इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन गिरता है, तो अब उसमें इन्फ्लेशन कोई चीज नहीं है जो कि मूव कर रही है। So you can have simple harmonic motion even without motion, क्योंकि some quantity will be increasing or decreasing. So ये biological clocks ऐसे होती हैं कि proteins
का कंसंट्रेशन अप डाउन जाता है और उससे आप टाइम को परसीव करते हैं। योर परसेप्शन ऑफ टाइम इज बिकॉज ऑफ दोस प्रोटीन्स, राइट? तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जेट लैग लोगों को क्यों होता है, हाँ? क्योंकि उनका जो इंटरनल जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो आउटसाइड वर्ड के साथ सिंक में नहीं होता। So, okay, let's have some questions, ठीक है? तो अब बताएं इसमें कौन सा ठीक है? Sine and cos. तो पहले दो में से कोई भी ठीक है, राइट? जी सर। अच्छा, अब Delta. अच्छा, अब इसका मतलब है कि जो आपका आंसर है बेसिकली वो डी है, राइट? अच्छा, अब Yes. मैं आप यहाँ पे मैं आई वांट टू आस्क क्वेश्चन। मैं आपको कहता रहा हूँ कि व्हेन वी से फंक्शन, राइट? So we are only allowed to use the name, like cosine is a function, sine is a function, right? So जब आप इसके साथ x लगते हैं तो फिर ये फंक्शन नहीं रहता, ये फिर क्या हो जाता है? Variable. Yeah, it is a variable. Cosine of x is a new variable, yeah? क्योंकि x variable का मतलब है कि it's an unknown number, right? So when Excuse me, sir. yes, सर ये कुछ बच्चों के पास NUID नहीं है। हाँ, नहीं तो वो नहीं आ सकते ना, वो NUID अगर उनके पास नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में? सर उनको प्रोवाइड ही नहीं हुई यूनिवर्सिटी से। नहीं, मतलब कि मैंने वो GCR पे कैसे हैं फिर? और इनकी अटेंडेंस वो तो कैसे लगती? गूगल के लिए, हाँ, तो वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट की, उसी को NUID कहते हैं ना। मतलब अब मिक्स यहाँ कर पर तो माइक्रोसॉफ्ट की आईडी से होगा ना। नहीं, ये आप NUID से आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का कोई अलग से अकाउंट नहीं होता। किस चक्कर में हैं आप? अच्छा समझ आ गई बात? आपको बात ही नहीं समझ आ रही। विदाउट NUID यू कैन नॉट यूज गूगल ईदर, ठीक है? ये एक ही चीज है वो। आप मिक्स कर रहे हैं टीम्स अकाउंट, ठीक है ना? उसी NU अकाउंट को टीम अकाउंट भी कन्वर्ट किया गया है, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए हुआ, कुछ के लिए नहीं हुआ। तो अब मैं आप में से जो लोग ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, मुझे उनको अलाउ नहीं करना, जरूरत नहीं पड़ती। वो लोग हैं जिनका NU अकाउंट भी है और वो NU अकाउंट टीम के साथ क्या हुआ है, रजिस्टर हुआ है। जिनका NU अकाउंट रजिस्टर नहीं हुआ, वो आई हैव टू अलाउ देम। बट इफ यू डू नॉट हैव एन NU अकाउंट एट ऑल, तो फिर तो आप की अटेंडेंस भी नहीं लगनी चाहिए, ना आपको GCR में होना चाहिए, ठीक है? ये बस पता है लोग क्या करते हैं? They want to join this class with their private account. Private means Gmail और Hotmail. वो मैं नहीं होने दूंगा। समझ आ गई बात? क्योंकि उसमें कोई भी आ सकता है, वो आपका कोई रिश्तेदार भी आ सकता है, आपका दोस्त भी आ सकता है, and that is not happening. Do not mix MS Team with NU, ठीक है? अच्छा, coming back to the question. तो हम cosine of x, so if x is a variable, right? Then cosine of x is just a new variable, right? So why is he using the word function here? क्योंकि इसके सामने इसने क्या लिखा हुआ है? Function of x. When we say function of x, what we mean is actually the new variable, yeah? So when you say y is equal to f of x, तो ये बिल्कुल यही बात हो रही है। x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, f क्या है? फंक्शन है। लेकिन y क्या है? रीड इट, y is a function of x। तो ये उस सेंस में कह रहा है, ठीक है? समझ आ गई बात? So function of Yes, sir. x, yeah, function of x is a variable, but function is a function. How about this one? यहाँ पे कौन सा सबसे ठीक लग रहा है? Although you have not seen that name before. Let me check if there are any new students. नहीं, बाकी कोई नहीं। Waiting in the lobby. अच्छा, waiting in the lobby में एक मिनट, अभी आ रहे हैं।
अच्छा ये ठीक है, कि कुछ कुछ को तो मैंने अभी अलाउ किया हुआ है, ठीक है। ओके, सो व्हिच वन इज करेक्ट हियर? B sir. बी। अच्छा, अब आप क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जब ये काइनेमेटिक्स में पढ़ा था तो इसका क्या नाम था ओमेगा का? एंगुलर। एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, तो ये इसने क्यों नाम चेंज किया आपके ख्याल में? हालांकि इससे सेम क्वांटिटी, यूनिट भी वही है, रेडियन पर सेकंड। तो इसकी रीजन बेसिकली वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, कि इट इज नॉट ऑलवेज मैकेनिकल मोशन, ठीक है। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये है कि यू हैव सम पार्टिकल मूविंग, राइट। तो अभी मैंने जो एग्जांपल बायोलॉजी वाली दी थी, राइट, या इन्फ्लेशन वाली दी थी, उसमें तो कोई मोशन नहीं होती, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज ए जनरल वर्ड, राइट। ये आप किसी भी प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी आप ये नहीं कहेंगे कि इन्फ्लेशन की वेलोसिटी बढ़ गई है, दैट विल बी स्टूपिड टू से। तो फ्रीक्वेंसी इज मोर जनरल, राइट। यस सर। बट इसके साथ एंगुलर कहना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर मैं एंगुलर हटा दूं तो फिर क्या मतलब होगा इसका? सर अगर एंगुलर नहीं होगा तो वो मतलब यूनिफॉर्म जो सर्कल का मोशन है उसको रिप्रेजेंट नहीं नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी पता है, यू नो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो एफ है उसकी क्या डेफिनेशन है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ जो होती हैं रेपिटेशंस ऑफ एन इवेंट वगैरह। वो नंबर ऑफ साइकिल्स होती है, राइट, या नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो एंगुलर इसलिए जरूरी है कि एंगुलर में वो रेडियंस होते हैं। क्या होते हैं? रेडियंस। और इसमें क्या होते हैं? रेडियन। इसमें होते हैं साइकिल्स या रिवोल्यूशंस या ऑसिलेशंस। तो उनमें फर्क के लिए जरूरी है कि आप ये एंगुलर कहें, ठीक है। वरना then you will have no way to distinguish. अच्छा, how about this one? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका जिक्र किया था। फेज कांस्टेंट। Constant. कांस्टेंट, राइट, फेज कांस्टेंट। और अगर ये नॉट हटा दूं फिर, तो फिर क्या हो जाएगा? ये Phase. फेज हो जाएगा। फेज फेज इज अ वेरिएबल, राइट। और रिमेंबर व्हेन आई इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास, रिमेंबर, आपको याद है मैंने आपको एक बताया था कि आपने स्कूल में जो पढ़ा है वो सेंट्रल एंगल है, ठीक है। फिर उसको मैंने क्या चेंज किया ओरिएंटेड एंगल में, और उसको डायरेक्टेड एंगल भी लोग कहते हैं। दैट इज एक्चुअली व्हाट वी मीन बाय फेज, राइट। इसके बारे में क्या ख्याल है? The B. नहीं, ये चैप्टर किस चीज का है? System. नहीं, इस चैप्टर का नाम क्या है? Simple harmonic motion. नहीं नहीं यार, वो तो बाद में टॉपिक आता है। ये ऑसिलेशंस का चैप्टर है क्या? Oscillations. तो वेवलेंथ ऑसिलेशन में आ सकती है? नो सर। हाँ, तो ये बेसिकली इस चैप्टर का है नहीं टॉपिक, ठीक है। दैट इज द आंसर। ओके, what terms is used to describe an oscillator that runs down and eventually stops? अभी हुआ था इसका जिक्र। चार्ली। क्या? So damped oscillator. डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। Okay, these were some starters, and now you can see the difference between simple harmonic motion, yeah, and just any periodic motion. This is periodic but not simple harmonic motion. Now you know the reasons. अच्छा, और पीरियड क्या होता है? पीरियड को कैसे डिफाइन करेंगे अगर आप ये ग्राफ को देख के और ये जो एक्सप्लेनेशन है? द टाइम टू कंप्लीट वन फुल साइकिल और वन ऑसिलेशन, ठीक है। उसके टाइम को हम क्या कहते हैं?
पीरियड। पीरियड। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा यू नीड टू बी अलर्ट, क्योंकि आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं और इसी सेमेस्टर में आप कैलकुलस भी पढ़ रहे हैं, राइट? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैलकुलस में आपने पढ़ा हुआ है साइन फंक्शन, साइन और कोसाइन, राइट? सो लेट मी जस्ट राइट साइन। तो साइन का पीरियड क्या है? 2 पाई। तो इसका पीरियड हो गया 2 पाई। और 2 पाई का क्या यूनिट है? Radians. रेडियंस, या यू कैन से देयर इज नो यूनिट, क्योंकि रेडियन अब ना भी लिखे तो स्टिल फाइन, राइट? अच्छा, और ये जो डेफिनेशन है, ये किस पीरियड, ये जो टी है, ये क्या चीज है? ये टाइम है। और टाइम का क्या यूनिट होता है? सेकंड। Seconds. सेकंड्स या मिनट्स या आवर, जो भी आप दे डे। तो अब देखो ना, ये फर्क हो गया ना। अब ये कह रहे हैं कि ये भी पीरियड है और ये भी पीरियड है, दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? अब बताएं क्या मसला है इसमें? सर ये 2 पाई के बाद वापस ग्राफ में रिपीट होता है इसीलिए। नहीं, वो 2 पाई के साथ तो एग्जाम्पल है उसकी ना। मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें यूनिट नहीं है, इसमें यूनिट है। मैं यूनिट का पूछ रहा हूँ ना, मैं वैल्यू का नहीं पूछ रहा। बेसिकली ये आपको मसला हमेशा आएगा, ठीक है? आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी एरिया की, राइट? when you use the word area, there are only two meanings, right? एक में उसमें कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट्स। तो ये मैथ में एरिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सर्कल का एरिया, राइट? अब जब कहते हैं कि सर्कल का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया, अगर इसका रेडियस 1 पाई आर स्क्वायर। नहीं, अगर इसका रेडियस 1 है तो सर्कल का एरिया क्या हो गया? पाई। पाई। अब देखो ना, पाई के साथ आप मीटर स्क्वायर नहीं लिखते, राइट? क्योंकि मैथ में जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स Yes, होते हैं, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होते। तो मीटर तो फिजिकल है, राइट? तो एक एरिया का मतलब ये yes. वाला एरिया है जो मैथ में होता है। मैथ में एरिया, लेंथ या इनका कोई यूनिट नहीं होता। एक एरिया ये है जो हम इंजीनियरिंग में या रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं, और उसका यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर, ठीक है? So although we use the same area, we use the same name, right? But they have different meanings. So this will happen with other things as well. एक मिनट। अच्छा, तो अब आप इसी तरह ये मसला इधर पीरियड में आ जाता है। When we say period, so if it is, this could mean the period of a mathematical object, right? Function, और यहाँ पे ये क्या है? ये आपका physical quantity है। That is not a physical quantity. This is a physical quantity. Unit सिर्फ physical quantity का होता है, right? So, okay. तो इनमें फर्क करने के लिए बहुत सारे लोग इस पीरियड के साथ एक और वर्ड यूज करना चाहते हैं, एडजेक्टिव। कैन यू रिकॉल दैट? जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट पीरियड एंड दिस पीरियड। You have also heard that. फिर उसको क्या कहते हैं? टू डिस्टिंग्विश दिस पीरियड फ्रॉम द पीरियड इन मैथ, उसको फिर कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, राइट? सो नाउ यू नो व्हाई, ठीक है? देयर इज अनदर सटल थिंग, बट यू जस्ट कीप इन माइंड, क्योंकि जब हो सकता है कोई और बुक आप पढ़ रहे हो या इंटरनेट में कोई वीडियो देख रहे हो या कोई पेपर पढ़ रहे हो, तो वहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि ये दोनों जो एग्जांपल हमने दी है ना, ये वाली और ये वाली, चाहे मैथ की हो चाहे फिजिक्स की हो, दोनों में व्हाट वी मीन इज द स्मॉलेस्ट पीरियड, राइट? तो इसको फिर कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। आ रहा है याद आपको फंडामेंटल? फंडामेंटल इसलिए कहना पड़ता है कि इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो 2t इज ऑल्सो पीरियड, राइट? क्योंकि 2t के बाद भी वो रिपीट हो रहा है ना। 3t is also a period. So जो smallest positive value, क्या? Smallest
स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो होती है ना, उसको हम फंडामेंटल कहते हैं, और नॉर्मली जब हम पीरियड की बात करते हैं हमारे जहन में वही होता है, वो मल्टीपल्स नहीं होते। अब इस इक्वेशन को और से देखिए, दिस इज हाउ वी डिफाइन द फ्रीक्वेंसी 1/t। ये बहुत जरूरी है कि इसको, कि आप इसको 1/t ही कहें इसको, क्योंकि 1/t का मतलब ये है कि इसमें यूनिट सिर्फ डिनोमिनेटर का है, इस 1 का कोई यूनिट नहीं है, राइट? तो आपने ये नहीं कहना although we mean is cycles। अच्छा, try to see the definitions, क्या कह रहा है ये? the number of, अच्छा इसमें ना, इसमें ये पर सेकंड ठीक नहीं है, गेस करें क्यों? so we need to remove that part। can you guess why? क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि जब आप कोई चीज वर्डिंग में यूज करते हैं वो यहां से निकल जाना चाहिए, फिर इस टी का यूनिट नहीं होना चाहिए, ठीक है? so you should simply say, let me explain it in a different way। You can simply say it's the reciprocal of period, ठीक है? That is the safe definition, क्योंकि this definition will make sure कि इसका यूनिट जो है ना वो 1/2 होगा, और ये 1/2 क्योंकि आपको पता है रेडियन भी हम कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते, राइट? हम रेडियन ना भी लिखें तो रेडियन को हम 1 कह सकते हैं, तो फिर then how do you distinguish this from angular frequency? तो उसके लिए इसको एक स्पेशल नाम दिया है, वो क्या है? हर्ट्स। तो हर्ट्स is the name we must use if we want to report the value of frequency, क्योंकि अगर हर्ट्स की जगह हम सिर्फ ये लिख दें 1/s, तो उसको रेडियन पर सेकंड से कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है? सो इट इज अ रिक्वायरमेंट कि हम hz ही यूज करें जब हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो, even though it will be equal to 1/s। so remember this, ठीक है? अच्छा, दिस इज ऑल्सो रिमाइंडर कि अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन लेट से मास स्प्रिंग की है और ये एयर ट्रैक का मतलब ये है कि वी डू नॉट वांट एनी फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, राइट? तो अगर इसका भी आप यहाँ पे देख लें, इसको ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और आप टाइम में इसको देखें तो इट डज लुक लाइक अ साइन वेव, राइट? Okay, which one is simple harmonic motion here? बताएं। A and B। नहीं तो अभी आप सारा लेक्चर भूल गए हैं, स्टार्ट में हमने क्या कहा था? ये ऑसिलेशन का नहीं पूछ रहा है, SHM का पूछ रहा है। कोई भी नहीं है इसमें, तो कोई भी साइनसॉइडल नहीं है ना, तो ये साइनसॉइड लग रहा है लेकिन ये नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो पार्ट इसका मिसिंग है ना, Just missing. हाँ, तो इट इज नीदर ऑफ देम, ठीक है? अच्छा, now this slide tells you how to write the mathematical expression। so mathematically हम ये लिखते हैं, ठीक है? x of t equals a cosine of omega t, और कोसाइन हम हमेशा यूज करेंगे जब when it starts from the maximum value, क्योंकि कोसाइन की वो वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो इसमें आपका जो फेस कांस्टेंट है वो क्या है? 0 है। फाई नॉट इज 0, क्योंकि वो 0 पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करें, इस फंक्शन को d/dt लगा दें इसके ऊपर, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है? एंड रिमेंबर व्हेन वी से वेलोसिटी वी मीन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट? क्योंकि वेलोसिटी अदरवाइज वेक्टर होता है, यू नो इट। So although we say velocity, but what we mean is the component of velocity। तो आपको पता है चूंकि कोसाइन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जो है ना, खैर मैक्सिमम वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन दिस ग्राफ हैज टू स्टार्ट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, राइट? और वो नेगेटिव आपको यहाँ पे नजर आ रहा है।
अच्छा Vmax जो है ना, Vmax has to be positive क्योंकि वो speed है. Vmax is the symbol we used for maximum speed, not for maximum velocity, right? और जिस पे ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, सॉरी एम्पलीट्यूड कहते हैं हम मैक्सिमम वैल्यू को है, ठीक है. इस मैक्सिमम वैल्यू को, ये जो ए है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. तो माइनस ए को हम एम्पलीट्यूड नहीं कहेंगे, ठीक है. ओके, there are some other students. Okay, so what you need to remember is the symbol A, right, and symbol Vmax, they are by definition positive, right? क्योंकि ये स्पीड है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और एम्पलीट्यूड को हम डिफाइन नहीं ऐसे करते हैं कि वो पॉजिटिव होता है, तो उसके साथ माइनस आपको खुद लगाना पड़ेगा. इज देयर एनीथिंग इन दिस in these two graphs which you don't understand? और जो चीज आपने नोट करनी है वो भी बता दूं मैं, कि क्योंकि ये डेरिवेटिव्स हैं साइन और कोसाइन एक दूसरे के, तो जब एक मैक्सिमम होता है तो दूसरा जीरो होता है, राइट? जब ये इसका ये जीरो मैच हो रहा होता है, ठीक है, और जब ये मैक्सिमम होता है तो ये जीरो होता है, तो ये जीरोस और ये they will not have peak value at the same time, and this is what you need to keep in mind, ठीक है. This relationship. अच्छा, अब आपको समझ आएगी कि हमें 2 यूनिट्स क्यों चाहिए. हमें एक यूनिट चाहिए रेडियन पर सेकंड, राइट? वो किसके लिए चाहिए हमें? ओमेगा के लिए. और हर्ट्स हमें किसके लिए चाहिए? फ्रीक्वेंसी के लिए. अब मैं उसकी रीजन बता रहा हूं. अभी आप कह सकते हैं कि यार रेडियन में लिखूं या ना लिखूं, तो अगर मैं रेडियन ना लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/सेकंड, और हर्ट्स भी 1/सेकंड है, ठीक है. तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगी, और वो यहाँ पे भी आ सकता है कि 2 के साथ आप यूनिट लिखे या ना लिखे. अब इधर भी एफ है, इधर भी ओमेगा है. अब किसको पता है कि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया या नहीं किया? क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी वैल्यू को, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी. लेट्स से आई मल्टीप्लाई 3/2π, I get 6π and then I calculate the value. Yeah, तो वैल्यू जब मैं देखूंगा उसमें तो पाई मुझे नजर नहीं आएगा. So then I cannot know whether it is a value of frequency or angular frequency. तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप Hz यूज करें फ्रीक्वेंसी के केस में, और उधर आप यूज करें रेडियन पर सेकंड. ये ऑफिशियल वो है, रिक्वायरमेंट है नेस्ट वालों से. NIST जो है ना, दे एक्चुअली they recommend these rules. और जो t के साथ चीज मल्टीप्लाई होती है, that has to be omega, which means कि अगर आप चाहते हैं कि इस फंक्शन में ओमेगा की जगह हमें f नजर आ जाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? You have to replace omega with 2πf. And if you want to see the time period, तो फिर आप उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है. So these are the 3 forms. Anything multiplying t has to be angular frequency. Anything between t and 2π has to be frequency, cyclic frequency. And anything appearing as a denominator of 2π and then multiplying t will be the time period. So this is how you recognize. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में हो सकता है आपको कोई फंक्शन दिया हो, तो फंक्शन देख के आप यू शुड बी एबल टू टेल कि ये फंक्शन में से मैंने फ्रीक्वेंसी कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, टाइम कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, टाइम पीरियड, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है. ठीक है. So this thing is interesting now. What if we start with this equation, ठीक है, और ये चूंकि इसमें कोसाइन है, तो we assume that the phase constant is 0. अब आप इसको डिफरेंशिएट करें, you know all the calculus,
So sine converts to cosine converts to sine, और ओमेगा बाहर आ जाता है, और this minus sign is something you need to remember. ठीक है, this minus sign, so that you don't have to derive it every time. अगर आप if you don't remember this minus omega times a, तो फिर आपको ये सारी ये differentiation हर दफा करनी पड़ेगी. Now if you look at this, so omega is positive and a is positive amplitude, so ये this has to be your maximum speed. ठीक है, तो maximum speed क्या हो जाएगा? It will be, अगर आपके पास ग्राफ करें, आप वेलोसिटी को आप ग्राफ करें, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ओमेगा टाइम्स ए होगा. So when we say amplitude, we typically mean a, amplitude of the position. But if we say amplitude of velocity, so what we mean by that is the maximum speed. You can think of it as the amplitude of velocity. And when we just say amplitude, इसका मतलब ये है कि amplitude of phase, sorry, amplitude of displacement, displacement नहीं, position, sorry, amplitude of position, क्योंकि जो x होता है वो हमारा position होता है. Okay, let's try these different definitions and formulas on this example. और इस एग्जाम्पल से हमने भी सीखना है कि इसको हमने ट्रांसलेट कैसे करना है. So air track glider is attached to a spring. यहां तक क्या समझ आ रही है कि ये क्या बता रहा है हमें? एयर ट्रैक ग्लाइडर, इससे क्या कंक्लूड करेंगे आप कि फ्रिक्शन क्या है? Zero, right? Which means कि simple harmonic motion is a possibility, is possible. Okay. दूसरा क्या है? Pulled 20 centimeter to the right and released at time 0. What does this tell you? Anyone? How do I translate this 20 centimeter to the right? तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, राइट, ठीक है, and let's say this 0 represents the equilibrium. Equilibrium का मतलब यह है कि वो जो बैक एंड फोर्थ मोशन है ना, ऐसे उसका एक सेंटर होता है, उस सेंटर को अगर मैं 0 कह देता हूँ, ठीक है. So what I can imagine is that this 20, let's say I divide this by centimeter, right? So I have the values only in centimeter. तो बेसिकली ये 20 सेंटीमीटर पे मैंने उसको रिलीज किया, सॉरी इसको मैंने पुल किया, 0 पे था, मैंने उसको 20 सेंटीमीटर पे पुल किया और उसके बाद मैंने उसको रिलीज किया टाइम 0 पे. तो इसका मतलब है कि इसके बाद ये इसको पोटेंशियल एनर्जी मैंने दे दी है, राइट. तो अब बताएं एम्पलीट्यूड क्या होगा इस क्वेश्चन में? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? अगर आपको एम्पलीट्यूड की समझ है तो बता दें आप. Anyone? Sir, magnitude. Sorry, कितना होगा एम्पलीट्यूड? Magnitude. हाँ, जिसके लिए मैं ए लिख रहा हूँ ना, ए इक्वल्स टू व्हाट? V max by omega. नहीं, ये वैल्यू बताया ना, ये जो आपने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, उसमें से ए की वैल्यू आप डिटेक्ट कर सकते हैं. जी सर 20 हो गया. हाँ 20, क्योंकि देखो ना आपने पुल किया और उसके बाद आप छोड़ रहे हैं,
तो ये वापस Yes, जाके sir. ये देखो ना, ये वापस जाएगा लेकिन फिर ये 20 पे आएगा, ये 20 से 21 पे नहीं जा सकता, राइट? Yes. और ये 19 पे भी नहीं आ सकता क्योंकि ये फ्रिक्शन नहीं है, तो इट हैज टू कम बैक टू 20. सो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 20. 20 ये अभी भी गलत लिखा है मैंने, इसको ठीक करें, centimeters. सेंटीमीटर है, ये 20 एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता, इट हैज टू बी सेंटीमीटर. नाउ व्हाट डज दिस टेल मी? ये आपने सबसे पहले करना है, ये क्वेश्चन बाद में आते हैं. You need to extract all the information from the question. It makes 50 oscillations in 10 seconds. इससे मुझे कौन सी information मिलती है? Can I get frequency from this? Yes. 10 सेकंड में है ना, तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि 1 सेकंड में कितना करता है. कितने में? 1 second. तो 15 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो जाएगा? 1. 5. और उसका यूनिट क्या होगा? Plus per second. पर सेकंड आप लिखेंगे तो देन हाउ डू आई नो कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या सिर्फ फ्रीक्वेंसी है? ठीक है ना? Hertz. हाँ, तो आपने हर्ट्ज लिखना है. यू नीड टू रिमेंबर इट. क्योंकि रेडियन पर सेकंड को भी मैं 1 पर सेकंड कह सकता हूँ ना. रेडियन आप लिखे या ना लिखे. सो हर्ट्ज, रिमेंबर एसआई में हर्ट्ज आया है इसलिए. आपने एसआई में क्या देखा था, आपको याद होगा? एक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और एक क्या होते हैं, डिराइव्ड, राइट? तो सेकंड फंडामेंटल है या नहीं है? सेकंड फंडामेंटल यूनिट है ना. तो अगर 1/2 होता तो Yes, sir. हाँ, अच्छा ठीक है, वो उस तरफ में नहीं जाता अभी. तो अब आप आ जाते हैं पार्ट ए में. सो हाउ डू आई कैलकुलेट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? क्या करेंगे आप? व्हाट इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट दैट? The inverse of frequency. that is the best thing to do. क्योंकि अब आपको इसका फायदा नजर आ गया ना, आपने उसमें से f एक्सट्रैक्ट कर दिया, आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा बस. एंड लेट मी सी हाउ यू वांट टू मेक दिस कैलकुलेशन. 1 और आप लिखेंगे 1.5 हर्ट्ज. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि आप कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम के लिए, इधर आप हर्ट्ज को रिप्लेस कर सकते हैं 1/2 से. देयर इज नथिंग रॉन्ग हियर एट दिस पॉइंट, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उधर कंफ्यूजन होती है. तो ये हो जाएगा आपके पास जो भी है 10/15 सेकंड्स. ठीक है. ओके, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट्स मैक्सिमम स्पीड? And ये angular frequency into amplitude हो जाएगी. वो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने फार्मूला देखा था ना कि v max is ओमेगा टाइम्स a. अब हमारे पास ओमेगा तो नहीं, हमारे पास तो f है. तो ओमेगा क्या है? 2 pi by f. अब देखो आपको f भी पता है, a भी पता है. ये सिंपल कैलकुलेशन है. मतलब वंस यू नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट थिंग्स फ्रॉम दिस पैराग्राफ, इसके बाद ये सिर्फ आपका मैथ हो जाएगा एंड यू नो हाउ टू डू दैट. ठीक है. अच्छा, ये जरा टेढ़ा है. सी, व्हाट आर द पोजीशन एंड वेलोसिटी एट t is equal to 0.8 सेकंड? इसको हम कैसे लिखेंगे? तो जो साइनोसाइडल इक्वेशन है मेरे पास पोजीशन की, वो हम यूज करेंगे. ठीक है. तो पोजीशन के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? कोसाइन x of t equals a कोसाइन ओमेगा t. अब आपको ओमेगा भी मिल गया. ठीक है. a भी मिल गया. तो इस इक्वेशन में क्या नोन है और क्या अननोन है, अगर आप पार्ट सी पे गौर करें? What is known and what is unknown? so time known है, omega known है, amplitude known है, unknown uneven position. हाँ, so x is unknown, right? तो राइट साइड पे एवरीथिंग इज नोन. a is known, omega is known, time is known. ठीक है. आप उसमें प्लग करें और यू गेट योर आंसर. और वेलोसिटी, so वही इसको फिर डिफरेंशिएट करके सेम वैल्यूज पर लिख रहा है. but I don't want you to differentiate it every time. It will be better if you use the equation, yeah. और वो तो चीट शीट में भी होगा. You don't need to memorize it. ठीक है. तो चीट शीट में आपको ये फार्मूला दिया जाएगा, माइनस ओमेगा a sin ओमेगा t.
everything is known, right? तो आप ये plug करें तो you have your answer, right? ये इसने ऐसे ही किया हुआ है. ये आपका इक्वेशन हो गया पोजीशन का और ये हो गया उसका. ठीक है. Oh, this is now a new example. अब ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको समझना पड़ेगा. ये बहुत आसान था ये वाला एग्जांपल. इसमें थोड़ी सी चीजें आपको समझनी पड़ेगी. And we need to अच्छा ये जो actually before we attempt this example I want you to know about certain things. We want to get to this. Yeah? ये जो पिक्चर है ना ये हमने पहले भी देखा था. ये when we want to see harmonic motion, simple harmonic motion as a shadow of a circular motion, right? अब इसमें ना दो पॉसिबिलिटीज है. एक काउंटर क्लॉकवाइज मोशन है और एक क्या है क्लॉकवाइज है. वी नीड टू डिसाइड अबाउट दिस कन्वेंशन क्योंकि अगर हमने दोनों को अलाउ किया तो ये गड़बड़ हो जाएगी. तो स्टैंडर्ड ये है कि इन ऑर्डर टू हैव अ यूनिक मैपिंग, ठीक है, वी विल ऑलवेज अस्यूम, क्योंकि ये तो हमारा सिर्फ मेंटल पिक्चर है ना, इट इज ओनली आवर मेंटल मॉडल. असल में तो हमारा मोशन ये है, राइट? तो ये हमारी मर्जी है कि हम इसको क्लॉकवाइज चूज करें या एंटी क्लॉकवाइज. तो कन्वेंशन ये है कि हम इसको क्या चूज करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज. दिस इज अ मस्ट रिमेंबर, व्हिच मींस कि अब आपसे मैंने पूछना है अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी जगह पे हैं, तो जब आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे नीचे, इस मोशन को आप प्रोजेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पोजीशन क्या होगा, टू द राइट. ये आपका इक्विलिब्रियम, दिस इज योर इक्विलिब्रियम, राइट? तो अब ये पॉइंट सर्कुलर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप चेक कर सकते हैं कि पोजीशन क्या है, पॉजिटिव है, राइट? कैन यू सी दैट? और अब आप बताएं Vx, फर्स्ट क्वाड्रेंट में Vx पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इसको देख के बताएं. ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इसका V ऐसे होगा. हम इसका x एक्सिस देख रहे हैं ना, तो जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो लेफ्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा? राइट साइड पे. आप देख नहीं रहे ना. मैं आपसे पोजीशन नहीं पूछ रहा, मैं आपसे वेलोसिटी पूछ रहा हूं. ये काउंटर क्लॉकवाइज मोशन है, काउंटर क्लॉकवाइज. इस जगह पे इसने काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना है, तो ये मोशन इसका x कंपोनेंट लेफ्ट होगा या राइट होगा? Moving, is it moving to the left or is it moving to the right? आपको तो नहीं आ रहा. This is counter clockwise motion. ये हमने देख लिया ना, ये एरो देख लें. तो when somebody is moving counter clockwise, उसका horizontal shadow लेफ्ट की तरफ मूव करेगा या राइट की तरफ मूव करेगा, बताएं आप. आप राइट इसलिए कह रहे हैं कि उसकी पोजीशन राइट पे है ना, तो वो तो मैं नहीं कह रहा, पोजीशन तो मैं नहीं पूछ रहा, वो तो आप सर लेफ्ट पे होगा अगर हम कंपोनेंट्स लगा दें. है ना, ये लेफ्ट पे होगा. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x will be positive and Vx will be negative. This is very easy to remember, right? अब आप यही जवाब आपने मुझे देना है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए. बताएं x और Vx. x is negative and Vx is again negative, right? It is still.
अब आप थर्ड क्वाड्रेंट का बताएं। अब ये इधर आ गया, ठीक है। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट का बताएं मुझे। x is negative, vx is, see the point is here, and now it's counterclockwise, so vx will be positive. Or fourth quadrant, it's here, so x is positive and vx is बताएं vx पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि आप ये चार क्वाड्रेंट्स के लिए v और x का साइन, इवन इफ यू रिमेंबर फॉरगेट इट, यू कैन रिकॉल इट। ये डायग्राम क्विकली बनाएं और आपको याद आ जाएगा। इसका फायदा ये है कि जब आप कैलकुलेटर में वो कोसाइन इनवर्स या साइन इनवर्स करेंगे तो आपको पता है कि वो जो वैल्यू देगा वो जरूरी नहीं कि ठीक हो, ठीक है ना, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। दिस डायग्राम विल हेल्प यू कि आपको ठीक वैल्यू कैसे निकालनी है। अगर वो उस क्वाड्रेंट में ठीक है, ये साइंस देख अगर आपको पता चल गया है कि इस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो अगर कैलकुलेटर ने उस क्वाड्रेंट में जवाब दे दिया फिर तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको उसमें पाई उसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यू विल ईदर हैव टू ऐड पाई और सब्ट्रैक्ट पाई, दैट इज समथिंग यू ऑलरेडी नो, ठीक है। And when you include the phase constant, the equation changes like that, right? This omega a still is the amplitude, sorry, is the maximum speed, and a is still the amplitude. हाँ, ये इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इनिशियली आप देखें कि पोजीशन पॉजिटिव है, ठीक है, और वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव है, राइट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, पोजीशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, और ये चूंकि ये दोनों के दरमियान है, सेकंड और थर्ड के दरमियान है, तो इसका पोजीशन तो नेगेटिव है लेकिन वेलोसिटी इसकी जीरो है क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो है, इट ओनली हैज अ वर्टिकल कंपोनेंट। हाउ डू यूज द इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप इनिशियल कंडीशन कैसे यूज करेंगे इस एग्जांपल में। So let's try to extract information, right? So this tells us t equals 0.80 seconds. तो आसान हो गया, amplitude is 10 centimeter times 0 is 5 centimeter to the left of the equilibrium. तो अगर ये हमारे पास phase constant 0 होता, so this 5 centimeter would have been our amplitude, right? लेकिन अब ये amplitude 5 centimeter नहीं है, different है। क्यों? ये phase constant हमारा different है। तो अब बताएं 5 सेंटीमीटर क्या है फिर? सर ये हाफ एम्पलीट्यूड है अभी शुरू हो रहे हैं। नहीं, लेकिन आप इसको ऐसे ना सॉल्व करें ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 4 हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? You need to write this equation. इक्वेशन क्या है? x equals a cosine ओमेगा t plus phi naught, ठीक है। इसमें t is equal to 0 में प्लग करता हूं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। So I have cosine phi naught और a क्या है? a 10 सेंटीमीटर, राइट। और x क्या है बताएं? इस इक्वेशन में x क्या है? मैंने t is equal to 0 कर दिया, 5 सेंटीमीटर। That is how you have to understand 5 centimeter, ठीक है। 5 centimeter is not just half, क्योंकि half तो by chance है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप हाफ बताएंगे फिर। So you have to
रीड इट दिस वे। अब इस इक्वेशन का क्या फायदा है, इसमें 5 सेंटीमीटर भी हमें पता है, ए भी पता है, ठीक है। तो दिस कैन टेल अस कि फाई नॉट क्या है। तब बताएं फाई नॉट क्या है, कोसाइन इनवर्स, राइट। 5 centimeter by 10 centimeters, so which means 5 by 10. So cosine inverse half, right? आप कैलकुलेटर लगाएं, कोसाइन इनवर्स का क्या आंसर आता है? हम्म 60 डिग्रीज आता है तो रेडियन में डिग्री में बताएं क्या आता है, रेडियन में क्या आता है? 60 डिग्री में आता है। 60 डिग्री में आता है। जी सर। अच्छा, और 60 डिग्री किसमें है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये आंसर ठीक है तो पोजीशन तो नहीं, लेकिन वो क्या है, 5 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट है ना। तो 5 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर हमने गलत लिखा है, ये क्या होना चाहिए? -5 सेंटीमीटर। क्योंकि इक्विलिब्रियम 0 पे होता है ना, तो 5 ये होगा, -5 ये होगा, ये टू द लेफ्ट है, ठीक है। तो अब दोबारा कैलकुलेट करें इसको, और डिग्री में बताएं ताकि मुझे जल्दी आइडिया हो जाए ना। हम्म क्या आ रहा है? ये 120 डिग्री आ रहा 120 डिग्री। अब हमें इसको चेक करना है, ठीक है। इसका मतलब है कि 120 डिग्री इधर होगा, तो लेफ्ट पे तो उसने बता दिया, ठीक है, लेफ्ट उसने बता दिया है। आपके हिसाब से इट शुड बी मूविंग लेफ्ट और राइट, मूव लेफ्ट और राइट। काउंटर क्लॉकवाइज बताएं, मूव, मूविंग लेफ्ट, काउंटर क्लॉक। मूविंग लेफ्ट, राइट। और इधर भी क्वेश्चन में भी मूविंग टू द लेफ्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 120 डिग्री ठीक आया है। अगर ये उससे मैच ना होता तो हमें फिर क्या करना पड़ता, हम कैलकुलेटर को तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ 180 डिग्री प्लस या माइनस करेंगे। दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ये रेहान सिर्फ बार बार आ रही है, क्या चक्कर है? 2-3 दफा मैंने इसको ऐड किया हुआ है। ओके, सो डू यू गेट दिस पॉइंट नाउ, कि हमने कैलकुलेटर के बाद ये जरूर चेक करना है कि ये जो आपके साइंस हैं, ठीक है, ये मैच करने चाहिए। अगर ये मैच ना करे तो आपको उसके साथ फिर 180 डिग्री ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। What are its position and direction of motion at t is equal to 0? वो तो आपको पता है, फिर इक्वेशन नहीं, you have to use this equation, right? These two equations, position or velocity. That is the difficult part was to know phi naught, yeah. वो आपको आ गया है, उसके बाद आप सिर्फ इक्वेशन यूज करें। तो ये देखें यहाँ पे इसने कोसाइन इनवर्स के बाद ये प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अगर वो आंसर गलत हो तो हमें फिर वो दूसरी तरफ जाना पड़ता फिर, ठीक है। या फिर इसके बाद इसने
ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए ये इक्वेशन यूज कर दिया और वेलोसिटी के लिए ये यूज किया, बट दैट इज समथिंग यू ऑलरेडी नो। अच्छा नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था। नहीं, वन थिंग वी मिस्ड आउट हियर। ये तो सिंपल पार्ट है कि व्हाट आर द पोजीशंस, राइट? पोजीशन में तो आप वो यूज करेंगे x इक्वल्स वाला इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे उसने आपसे वेलोसिटी नहीं मांगी। क्या मांगा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। इंस्टेंटेनियस नहीं, डायरेक्शन। ही इज ओनली आस्किंग फॉर डायरेक्शन, सो इज नॉट इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड। तो आप सिर्फ ये बताएं कि वो लेफ्ट है या राइट है, ठीक है? यू शुड सर लेफ्ट राइट है वो नॉट एक्स और वाई एक्सिस बताएंगे। नहीं, ये देखो ना, ये पहले ये बताया कि ये तो आपको समझ आ गई ना कि जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, राइट? डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब ये है कि मुझे vx नहीं चाहिए, मुझे vx का साइन चाहिए, साइन। ठीक है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। all this question is asking whether vx is to the left or to the right। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये देखना है, या तो आप कैलकुलेट करें ना, इस तरह इसने किया हुआ है। एक्चुअली आप कैलकुलेट करें और जब आपको वैल्यू आ जाएगी आप कहते हैं कि बस ठीक है वैल्यू को दफा करो, मुझे उसने प्लस दे दिया है। एक ये तरीका है, बट दिस इज टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि यू आर कैलकुलेटिंग समथिंग व्हिच वाज नॉट आस्किंग, व्हिच वाज नॉट बीइंग आस्क्ड, राइट? तो दूसरा तरीका क्या है कि आप मुझे बताएं ये फाई नॉट हमने पीछे कैलकुलेट कर दिया ना 2π/3 जिसको आप 120 कह रहे थे, राइट? इसके साथ जब आपने ओमेगा टी ऐड किया तो ओमेगा टी ऐड करने के बाद ये नई चीज क्या बन गई आपकी, ये जो 17.8 जो रेडियंस है ये क्या है? ये आपका फाई है। क्या है? फाई नॉट नहीं है, ये फाई है क्योंकि फाई नॉट के साथ ओमेगा टी ऐड हो गया है। तो फाई आप लोकेट करें, फाई में से आप देखो ना, आपको पता है अगर मैं से इनमें से 2π सब्ट्रैक्ट करता जाऊं एक दफा, दो दफा, ठीक है, 2-3 दफा सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये एक ऐसी रेंज में आ जाएगा कि ये एक सर्कल में आ जाएगा मेरे पास, राइट? कैन यू सब्ट्रैक्ट 2π फ्रॉम दिस repeatedly and see what happens? टू पाई सब्ट्रैक्ट करते जाएं। तो आपके पास एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो कि इन तीनों क्वाड्रेंट में से किसी एक जगह पे होगी, राइट? यस सर। क्या क्या वैल्यू आ रही है? जब भी वो आपको वैल्यू मिल जाएगी वो इधर होगी या इधर होगी या इधर होगी या इधर होगी, और उधर देख के आपको पता चल जाएगा कि वी लेफ्ट है या राइट है, राइट? तो you are solving this question in a very short time, yeah, compared to finding the value। और इसने आगे किया हुआ है, he expresses this। सर जब वो डायरेक्शन बता देते ना, हम उसकी वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं? नहीं तो मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि जब आप 5 में से 2π सब्ट्रैक्ट करके देखो ना, अगर इसमें से 4π आप निकाल दें, 2π एक दफा सब्ट्रैक्ट करें दोबारा कर दे तो आपके पास ये 1.67 पाई आ जाता है। 1.6 पाई जो है ना वो किसके दरमियान है? पाई और 2π के दरमियान है, ठीक है जी। और पाई और 2π के दरमियान क्या मतलब है कि किस क्वाड्रेंट में है? ये थर्ड में है। किसमें है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में आपको पता है कि वेलोसिटी लेफ्ट है या राइट है? राइट है, ठीक है। तो यू हैव डिटरमिन्ड द डायरेक्शन विदाउट कैलकुलेटिंग द वैल्यू, राइट? जी सर। बट ये तभी करेंगे जब आपको ये याद रहेगा ये सारा, वरना आपको ये मुश्किल, ये लंबा तरीका करना पड़ेगा। I mean, this is not wrong, but only time consuming। सर अगर हम जब शुरू हुआ था
उधर वैल्यूज की बजाय सिंपली अगर हम डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला लगा के वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड कर लेते ज्यादा बेहतर नहीं था? हाँ, आप ये भी कर सकते हैं ना कि आप इस फॉर्मूले में ये करें कि इस फॉर्मूले में आप जो है ना ये ओमेगा ए को इग्नोर कर दें। आप कहते हैं कि इसको मैं नहीं करूंगा, ठीक है, मैं सिर्फ साइन को करूंगा। ठीक है। कि ओमेगा ए इसमें हो या ना हो, इससे साइन पे फर्क नहीं पड़ता। सो दैट इज हाउ यू कैन ठीक। टाइम। सो आप कहें कि इंस्टेड ऑफ वी एक्स आई विल कैलकुलेट वी एक्स डिवाइडेड बाय ओमेगा ए। ओमेगा व्हाट इज वी एक्स डिवाइडेड बाय ओमेगा ए? माइनस साइन ओमेगा टी वी। प्लस पाई नॉट, ठीक है ना? नो, माइनस साइन। ठीक है सर। तो आप ये करें तो दिस विल गिव यू द आंसर, क्योंकि ओमेगा ए चूंकि पॉजिटिव है तो ओमेगा एक्स को डिवाइड करने के बाद भी उसका साइन चेंज नहीं होगा, राइट? हाँ जी सर। So that is the third way of doing it. ठीक है सर। इसका बताएं, ये सोच के बताएं आप। ग्राफ दिया हुआ है पोजीशन का, फेस कांस्टेंट कौन सा है इसमें? तो लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि ये है, तो इसमें इसे देखने की गलत है या ठीक है? अगर ये है तो अब मुझे बताएं, बल्कि आप इस तरह ना देखें ना, इस तरह ना देखें, इस ग्राफ को देख के बताएं कि इनिशियली यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा ना, तो ये एक्स चेंज अपर हो रहा है या डाउन हो रहा है? एक्स इंक्रीज कर रहा है इनिशियली या डिक्रीज कर रहा है? अगर इंक्रीज कर रहा है तो आई थिंक इसका कांस्टेंट मतलब ये जीरो है होगा। कि मूविंग, या इसका मतलब है कि वी एक्स हैज टू बी पॉजिटिव, राइट? और Yes, x is also positive, x is also, तो ये कंडीशन किस क्वाड्रेंट में मिलता है? सर अगर राइट साइड पे जा रहे हैं तो एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, लेकिन ग्राफ पे डिपेंड करता है कि वाई पॉजिटिव या नेगेटिव हो, एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये हमारे पास सिर्फ x है, x और ये भी x है, y नहीं होता। x एक्सिस पे सारा मोशन है, ठीक है? The fact that x is increasing means that vx is positive. अब आप बताएं वो जो सर्कुलर मोशन था, उसमें दोनों कब पॉजिटिव होंगे? जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। फोर्थ में, फर्स्ट में तो वी नेगेटिव होता है ना, फोर्थ में होंगे कि फोर्थ में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्थ में कौन सा आंसर है? So that is the correct. सर ये बात कंफ्यूज कर दी। नहीं, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था ना, ये आप ये याद रखें ना, ये आपको याद है, ये सर आवाज कट रही है। हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है ना, एक्स भी पॉजिटिव है और वी एक्स भी पॉजिटिव है, राइट? क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज मोशन है ये। आपने हर दफा इस डायग्राम से इसको मैच करना है, ये खुद बना के दीवार पे पेस्ट कर दे, ठीक है? So this has to be, because this is the only angle in the, और इसने डायग्राम बनाया भी है, देखें ये डायग्राम इसने बनाया भी है। रिमेंबर यू नीड काउंटर क्लॉकवाइज मोशन, और काउंटर क्लॉकवाइज मोशन जब इस जगह पे हो माइनस पाई बाई टी, माइनस पाई बाई 2 पे, तो ये क्या होता है? राइट होता है। अच्छा, वैसे ना यहाँ पे ये कहना गलत है कि x पॉजिटिव है। इनिशियली आपका x 0 है, राइट? इनिशियली आपका x क्या है? 0 है। ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मैं ये कहना चाह रहा था। सो आफ्टर सम टाइम इट विल बी पॉजिटिव, लेकिन vx इज पॉजिटिव राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक? अच्छा, अब ये बताएं जरा, ये इसमें फेस कांस्टेंट क्या है? पहली बात यह है कि इसका x ही नेगेटिव है, राइट? और नॉट ओनली नेगेटिव, इट इज मैक्सिमम। तो सर्कल में मैक्सिमम
एम्पलीट्यूड वो जो है ना वो मैग्नीट्यूड कब होता है जब नेगेटिव हो, ये इट हैज टू बी हियर। तो जब यहाँ पे है तो यहाँ पे आपको पता है कि एंगल क्या है, पाई है। सो दिस हैज टू बी द आंसर, ठीक है। अच्छा, इसमें पाई कि ये वैल्यू किस डायग्राम के लिए सूटेबल है, तो पहले तो आप इस वैल्यू को ढूंढे, ठीक है। -π/4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसमें you need x to be positive and vx also positive, और रिमेंबर ये आपका 0 है, ये 0 है आपका, ठीक है, ये 0 लाइन है। अब बताएं कौन सा ऑप्शन ठीक है। हम्म हम्म C. हाँ, सी, क्योंकि x भी पॉजिटिव है और v भी पॉजिटिव है, राइट। अच्छा, अब चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें पता है कि इसमें लॉसेस नहीं है, लॉसेस मतलब सॉरी वो थर्मल एनर्जी वो नहीं है। सो या काइनेटिक एनर्जी होगी और या क्या होगी, पोटेंशियल होगी। सो इसका मतलब ये है कि इफ यू ऐड दीज टू you must get a constant, you must get a constant। तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। तो अब देखें, अगर आप देखें कि सेंटर पे जो आपका इक्विलिब्रियम है, इस पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक, राइट, मैक्सिमम होता है। लेकिन जो एंड्स पे है, टर्निंग पॉइंट्स, वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है मैक्सिमम। उधर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। ये जो ग्राफ है ये। बट इफ यू ऐड द टू ग्राफ्स यू विल हैव अ कांस्टेंट एनर्जी, राइट। So K, if K is the kinetic energy and U is the potential energy, the sum is the mechanical energy, which is constant for a simple harmonic motion. Which means if we recall the formula for the kinetic energy, which is half mv squared, and elastic potential energy is half kx squared, if we add the two, it must be constant. अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें x की जगह ये एक्सट्रीम वैल्यूज लिख दूं +-a, तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, हाफ के, ये हाफ इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x की जगह a आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ प्लस माइनस इज द सेम। इफ वी सेट x to 0, राइट, तो x to 0 में फिर आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और ये मैक्सिमम हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, सो v max, ठीक है। इसका मतलब है कि आप जो आपका E है, that E is at the same time equal to half k a squared and it is at the same time equal to half m v max squared। अब इन दोनों में से जो भी आपको वैल्यू नोन है, आप वो उसको यूज करके E के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली वेरी यूजफुल। तो अब मेरे पास रूल क्या है कि जो E है, मैं एक ही फॉर्मूला लगा सकता हूँ। E is not only equal to k plus u, which is half mv squared plus half kx squared, but also because when one of them is 0, the other is maximum, so the total will be the maximum value, which means that the total can either be equal to half ka squared or half mv max squared। तो ये एक ही लाइन में सारे फार्मूले आ गए, ठीक है। अब इस डायग्राम में आपको दिया गया है स्प्रिंग कांस्टेंट, आपको देखना है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट में मुझे बताएं कि इन सारे फार्मूला में इस डायग्राम से क्या क्या मुझे मिल सकता है। व्हाट इज दिस 8, ये 8 इनमें से कहाँ जाएगा, सर ये काइनेटिक एनर्जी की जगह रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम, जी सर, ये मैक्सिमम मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये है कि ये E की वैल्यू है, ये सिर्फ K की नहीं है, ये E की वैल्यू हो गई, ठीक है, 8 किलो जॉउल्स, 8 जॉउल्स। और A यहाँ पे क्या है, 2 सर। 2, तो ये 2 इधर जाएगा। तब मेरे पास इक्वेशन क्या बच गया, हाफ K
2 मीटर Right. स्क्वायर, राइट। ये बाकी Yes. फार्मूले मेरे मतलब के नहीं है, ठीक है। और बिकॉज दिस इज इक्वल टू E एंड E इज 8 जूल्स, इसको सॉल्व करके मुझे K की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। So 2 squared is 4 and 8 divided by 4 is 2, so this has to be the answer, right? क्योंकि मैं SI units यूज कर रहा हूं, so I don't need to calculate the units. ये नहीं, सॉरी, इसमें मैंने 2 को इग्नोर कर दिया ना। ये तो 2 has to multiply 8, which is 2 times 8, right? Divided by 2 squared, 4. So this is basically 4, ठीक है। मैंने ये 2 मिस कर दिया था। अच्छा, तो आपने जो K कहा था, basically if you want to use K, so you should write K max, right? So maybe if I want to rewrite that equation, yeah, I should say that these two, this is basically K max and this is U max. Yeah. So then you can have all the equations in one line. Acha, if you somehow manipulate this algebraically, you can even, because K max and U max are the same, you can manipulate them to have an expression for V max, yeah, in terms of K and M. तब K M और M पता है और A पता है तो, but you also know from kinematics के जो maximum speed है वो ओमेगा A की इक्वल है, ठीक है। So इसका मतलब है कि अगर आप इनको भी कंबाइन करो, so you have these nice equations, yeah, omega is equal to K over M square rooted, F is equal to K over M square rooted 1 over 2 pi, तो आपको ये तीनों फार्मूले मिल सकते हैं, ठीक है। एंड टू रिमेंबर, क्योंकि ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर कि ये तो हमें याद रहता है कि स्क्वायर रूट कब में आएगा, ठीक है, लेकिन ये हमें याद नहीं था कि K न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में होगा। तो इसका आसान तरीका ये है कि इफ M इज लार्ज, राइट, M इज लार्ज का मतलब ये है कि इनर्शिया लार्ज होगा, लार्ज इनर्शिया। So when the inertia is large, so you will have maximum time period, right? Yeah, this is how you can actually remember this. अब ये बताएं how to get this. Basically, you have to use those equations, yeah. And में से कोई एक equation आपको यूज करना पड़ेगा। पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, और A को आप डबल कर रहे हैं। So पीरियड और A, और M इसका फिक्स्ड है, राइट, M इसका फिक्स्ड है, और आपने सिर्फ उसको डबल कर दिया एम्पलीट्यूड को। अब आप मुझे ये बताएं कि आप एम्पलीट्यूड को डबल कर रहे हैं, N में से किसी भी फार्मूले में एम्पलीट्यूड आ रहा है? टाइम पीरियड के फार्मूले में एम्पलीट्यूड आ रहा है इधर? नहीं आ रहा ना। It doesn't depend on amplitude, so it should not change, right? जो 2 सेकंड है वही 2 सेकंड रहेगा। यहाँ पे क्या है, अब इसमें आप मास डबल कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव अ सेकंड आइडेंटिकल ब्लॉक, यू ग्लू इट टू द टॉप ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक, सो बेसिकली आप मास को डबल कर रहे हैं। द न्यू पीरियड विल बी, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला है? ये वाला फार्मूला है। इस फार्मूले से क्या क्लियर है कि T is proportional to M square rooted, right? तो आप मास को डबल करें, yeah? तो ये 2 स्क्वायर रूटेड बाहर आ जाएगा इसमें से। So the period, this 2 will basically get multiplied by 2 square rooted. आप कैलकुलेट करेंगे, so you'll get this value, ठीक है। It's roughly 1.4, yeah. 2 square rooted is nearly 1.4.
So 1.4 times 2 is 2.8. ये बताएं इसके लिए कौन सा इक्वेशन चाहिए? सर वो एक बच्चा रिमूव हो गया था, उसको आप वापस एंटर कर सकते हैं काइंडली? ये खुद रिमूव हो गया है या किसी मेहरबान ने उसको रिमूव किया है? पता नहीं सर, मुझे तो बस मैसेज आया उसका कि वो हो गया था। अच्छा, हाँ, तो इसके लिए कौन सा इक्वेशन चाहिए मुझे? ग्राफ देख के क्या चीज नजर आ रही है कि रेड और ब्लू में कौन सी चीज फर्क है दोनों में? एम्पलीट्यूड का फर्क है। और टाइम पीरियड का। हाँ, लेकिन वो क्वेश्चन किसका पूछ रहा है? लार्ज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट उधर एम्पलीट्यूड के साथ उसका लिंक है। सर देखो ना, स्प्रिंग कांस्टेंट और मास वहां पे प्रोपोर्शनल है ना? वो किसकी इक्वेशन में आ रहे हैं? वो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन में और टाइम पीरियड की इक्वेशन में आ रहे हैं, राइट? एम और के किस में आ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी और ये देखिए। डायमीटर। हाँ, तो आप फ्रीक्वेंसी ये देखें ना कि उस ग्राफ से आपको फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है, एक की फ्रीक्वेंसी लार्जर है और दूसरी की स्मॉलर है, राइट? और टाइम पीरियड एक का स्मॉलर है, दूसरी का लार्जर है, एम और के उधर आ रहे हैं, तो आप सिर्फ वो देखें। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को देखूं, स्प्रिंग कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूटेड, ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट स्क्वायर रूटेड। अब बताएं किस ग्राफ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, रेड की या ब्लू की? रेड की। रेड की। तो स्प्रिंग कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा? रेड का। रेड का। You see, you need to look at the equations before you apply them. वो तुक्के नहीं लगाने होते, ठीक है? अब इसमें एम्पलीट्यूड कहीं नहीं आ रहा। एम्पलीट्यूड तो इसको हम इससे भी कर सकते हैं, मतलब हाफ के इज इक्वल्स टू एनर्जी। जरूरत नहीं है ना, उसकी जरूरत नहीं है, उसने आपसे के मांगा है ना। हाफ के ए स्क्वायर तो वो है ना, एनर्जी है। तो इस डायग्राम में एनर्जी की इंफॉर्मेशन तो आपको नहीं दी गई है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम है, राइट? लेकिन एम्पलीट्यूड दिया हुआ है ना, तो जब रीअरेंज करेंगे तो एम्पलीट्यूड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। नहीं, लेकिन देखो ना, आप यहाँ पे नहीं वहां पे आप मिक्स कर रहे हैं ना एक चीज को। आप ये कह रहे हैं कि अगर एनर्जी है हाफ के ए स्क्वायर, राइट? तो वो सिर्फ ए पे नहीं डिपेंड कर रहा, वो के पे भी डिपेंड कर रहा है, और के आपको नहीं पता। के तो आप मालूम कर रहे हैं। आपकी वो रीजनिंग तब अप्लाई होती है जब दोनों का के सेम होता, राइट? के दोनों का सेम नहीं है तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आप इक्वेशन वो यूज करेंगे जिसमें एक ही वेरिएबल हो जो डिसाइड कर रहा हो सारी चीजें। तो अब यहां पे देखो ना, ये क्या कर रहा है? टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स का क्या मतलब है? कि दोनों का मास सेम है और सिर्फ के फर्क है। तो दैट इज व्हाई वी कैन यूज दिस रिलेशनशिप। इसमें तो एम भी था, उसने एम को सेम किया हुआ है। तो आप क्वेश्चन पढ़ के पहले ये डिसाइड करें कि कौन सा इक्वेशन मेरे हेल्पफुल होगा। ऐसा इक्वेशन कभी भी यूज ना करें जिसमें खिचड़ी पकी हुई हो। यहाँ पे के और ए की खिचड़ी पकी हुई है, ठीक है? दैट इज नॉट हेल्पिंग यू। समझ आ गई? Okay, so let's conclude. I think this should be our last example. ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, हमने इक्वेशंस लिखे हैं, U max equals K max या equals E half K। इनको आप कैसे यूज कर सकते हैं? और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दिस कैन सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। वो जो कोसाइन फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं और वो कोसाइन इनवर्स और बहुत सारी जो खजल ख्वारी है ना, उससे आप बच सकते हैं इफ यू लर्न हाउ टू यूज दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लेट्स से आपको मास दिया हुआ है, ठीक है? ब्लॉक, तो m equals 500 grams, and if you want to convert it, it is 0.5 kilogram. Maybe we don't need it, lekin it was easy. On a spring, it's pulled a distance of 20 centimeter and released.
तो इसका क्या मतलब हुआ कि फाई नॉट क्या हो गया 0 और ए क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। ये आसान वाला क्वेश्चन था ना उस लिहाज से। The subsequent oscillations are measured to have a period of, तो और क्या चीज मुझे मिल गई t equals 0.80 seconds। ठीक है। At what position or positions is the block speed 1 meter per second? तो मुझे x चाहिए, x जिस पे ये वर्टिकल लाइन का मतलब है कि मैं कंडीशन लिख रहा हूं, जिस पे स्पीड क्या हो स्पीड 1 ms 1.0। ये कंडीशन मैंने ठीक लिखी है आपके ख्याल में? ठीक लिखी है गलत लिखी है? मैंने Vx क्यों नहीं लिखा? Vx पॉजिटिव भी हो सकता था और नेगेटिव भी हो सकता है, और ये स्पीड उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो वी विल स्पीड, वी मैक्स भी नहीं लिखा क्योंकि मैक्सिमम स्पीड नहीं है, इट्स जस्ट स्पीड। तो ये मुझे चाहिए, राइट। अभी कैसे करूंगा इसके लिए? वो कोसाइन साइन इनवर्स फॉर्मूले, तो उससे कैसे बचेंगे हम? ये x और हम एनर्जी निकाल लेते हैं 1 ms स्क्वायर। नहीं, ये आप देखें ना, आप ये देखिए कि ये x और v एनर्जी में कहाँ आ रहे हैं। देखो ना, आपका काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर्ड। m भी दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है, राइट। जी सर। तो आप इसको नोट करते जाएं। और u क्या है, हाफ k x स्क्वायर्ड, a स्क्वायर्ड नहीं क्योंकि वो मैक्सिमम है, ये जस्ट एनी पोटेंशियल एनर्जी। तो x इधर आ गया, ठीक है। अब देखो ना, अब आपको x और v का फॉर्मूला पता चल गया, और आपको ये भी पता चल गया है कि k प्लस u क्या है, e की इक्वल है, राइट। और e क्या है, e कैन बी रिप्लेस्ड विद ईदर u max, राइट, और k max। हमें चूंकि एम्पलीट्यूड पता है इस क्वेश्चन में, वी वुड लाइक टू राइट u max, राइट। तो इससे मुझे इक्वेशन क्या मिल गया, आप गौर से देखिए, हाफ k x स्क्वायर्ड प्लस हाफ mv स्क्वायर्ड इक्वल्स हाफ k, बताएं, a स्क्वायर्ड। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे a भी इस क्वेश्चन में पता चल गया है, राइट। m भी पता चल यस गया, m भी पता चल गया है, और v भी पता चल गया। अब इसमें क्या क्या रह गया है बीच में, x तो अननोन है, राइट। स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो इसमें नहीं दिया, तो उसका क्या हल है? उसका हल ये है कि ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x। तो ये कैंसिल हो जाएगा हाफ हाफ, ठीक है। If I want to solve this for x, it will be something like this. I have to rearrange this somehow, yeah. वो अलजेब्रा भी अभी चूंकि क्लास में टाइम कम रह गया है, तो ये अलजेब्रा मैं नहीं करना चाहता। इसमें आप इसको इधर लेफ्ट राइट पे करके ना, वो आगे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको समझ आ जाएगी कि when you solve this, और चूंकि इसमें स्क्वायर है और स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा, so you will have something like this, right? और वो something like this जो है ना, यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये it will be something like this, right? इसमें इसको प्लस माइनस लिखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। और इसमें जो m और k आपको लग रहा है कि k नहीं पता, लेकिन m और k तो आपको पता है ना कि m और k किसके साथ कनेक्टेड है, ओमेगा के साथ। और ओमेगा आपको टाइम पीरियड से मिल सकता है, समझ आ गई बात? जी सर।
और टाइम पीरियड यहाँ पे आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, पीरियड दिया हुआ है आपको। तो उस चक्कर में जो है ना आपका बच जाएगा कि यू डोंट इवन नीड टू नो के, आपका एक्सप्रेशन में ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इसने पता है मैथमेटिकली एक मिस्टेक यहाँ पे किया हुआ है, इसने ये सिंबल यूज करके आगे प्लस माइनस लिखा हुआ है। इससे क्या मतलब बनता है? So दो possible values हैं इसका स्पेसिफिक की मतलब ये है पे कि जो ये सिंबल है, इसका मतलब है कि दिस सिंबल शुड गिव यू टू वैल्यूज, राइट? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट 9 लिख दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एंड आई टोल्ड यू दिस इज रॉन्ग, व्हाई? ये क्लास में एक दफा मैंने बताया था, क्योंकि ये जो सिंबल है ना, ये दिस इज फॉर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, राइट? ये मैं और आप चेंज नहीं कर सकते इसकी मीनिंग, ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि फंक्शन है और फंक्शन की कभी भी दो वैल्यूज नहीं होती। तो बेसिकली आपको ये करना चाहिए कि ये प्लस माइनस आप, दिस विल ऑलवेज गिव मी 3, राइट? प्लस माइनस मुझे खुद अपनी तरफ से लगाना होगा, राइट? क्योंकि मुझे पता है कि मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है, ठीक है? सो दिस शुड बी डन। आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस ए स्क्वायर्ड माइनस सो ऑन। और ये प्लस माइनस का मतलब ये है कि मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटीज है, वो राइट पे हो या लेफ्ट पे हो, दोनों केसेस में मुझे स्पीड, ये उसने कंडीशन स्पीड की दी है ना, स्पीड दोनों जगह पे सेम होगी। और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसी तरह से जिस तरह मैंने बताया था, या के ओवर एम और ओमेगा और उसमें ना पीरियड वगैरह। या यू कैन यूज दिस इक्वेशन और द अदर इक्वेशन, या आपकी मर्जी है कौन सा भी यूज कर ले। या ठीक है, वी आर डन। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना वो डायनामिक्स का है। ये बेसिकली अभी तक जो हमने पढ़ा है ऑसिलेशंस का, ये ऑसिलेशंस के काइनेमेटिक्स थी, ठीक है? इस चैप्टर की दो पार्ट्स हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ ऑसिलेशंस, और इसके बाद हम क्या कहेंगे, स्टडी करेंगे डायनामिक्स ऑफ ऑसिलेशन। तो इसमें आपने नोट किया कि वी वर ओनली डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑसिलेटरी मोशन विदाउट केयरिंग कि उसकी जो फोर्स है वो कहां से आ रहा है, राइट? वो हम नेक्स्ट में करेंगे। We still have time for a few questions. सर एक और बच्चा वेटिंग में बैठा है और उसको किसी ने निकाल दिया, उसको देख लें। नहीं, वो तो अगर अभी आया है तो इस टाइम पे तो नहीं है, अगर वो नहीं सर, वो रिमूव हुआ है। अच्छा, रिमूव हुआ था, ठीक है। ये रिमूव कौन करता है इनको? ये अटेंडी से बैठे हैं, आई थिंक वो रिमूव कर सकते हैं। सही है। तो अभी जो अटेंडेंस ये रिकॉर्ड करेगा लास्ट मिनट में, ये फिर ठीक हो जाएगा फिर। आर देयर एनी क्वेश्चंस? ये स्लाइड्स में अपलोड करूंगा, लेकिन ये यू नीड टू हैव सम प्रैक्टिस, ठीक है? क्योंकि इस तरह की क्वेश्चंस आपने आई एम श्योर पहले नहीं किए होंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन मुझे पता है, जो इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ते हैं वो उसमें ये मल्टीपल टॉपिक्स नहीं आते, वो एक ही, वो उसके 2-3 टॉपिक्स होते हैं, उससे वो बाहर नहीं जाता। यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती है ना। देखिए यार, फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे नहीं, 2 है ना, 10 तो नहीं है ना, सिर्फ 2 चीज। फर्स्ट में ये डायग्राम देखें सर, वो लेकिन में क्यों नहीं? सॉरी, दोबारा बताएं। मैं ये कह रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों नहीं पॉजिटिव हम करते हैं? तो हमारी मर्जी नहीं है ना, वो तो मर्जी है ना, मैं बताता हूँ। वो आप ये याद करें कि जो मोशन, हम जो मॉडल, हमारे जहन में जो मॉडल है वो काउंटर क्लॉकवाइज का मॉडल है। किसका है? तो एक पार्टिकल काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है CCW और हम उसका शेडो देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे, राइट? पहले ये बात जहन में रखें, ठीक है? जी अब सर। जब वो पॉइंट जो जिसने मूव करना है काउंटर क्लॉकवाइज, जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसकी पोजीशन राइट पे है या नहीं है? तो एक्स पॉजिटिव हो गया, राइट? है राइट पे। अब वो उसका जो एक्स शेडो है एक्स एक्सिस पे, वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है या राइट की तरफ मूव कर रहा है? ठीक है।
देखो ना वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, जब वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है उसका शेडो देखिए ना, वो शेडो लेफ्ट की तरफ जाएगा ना, वो सेंटर की तरफ जा रहा है, वो सेंटर से अवे तो नहीं जा रहा। जी तो जब सेंटर की तरफ जाएगा तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेंटर की तरफ, और ये देखो ना इट्स वेरी नेचुरल, ये जो ऑसिलेशन है ये इट इज ऑलवेज सेंटर सीकिंग, हर जगह पे ये सेंटर की तरफ जाएगा। तो राइट फर्स्ट क्वाड्रेंट में और जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, ये वैसे ये जरूरी नहीं कि सेंटर की तरफ हर दफा जाए, वो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होती है, सॉरी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होती है, वेलोसिटी जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चूंकि इसका एक्स जो कंपोनेंट है वो पोजीशन का तो पॉजिटिव है, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज होने की वजह से इसका जो वेलोसिटी है वो लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, सर अटेंडेंस लगा दी। नहीं अटेंडेंस तो इसने खुद लगानी है। ठीक है, अटेंडेंस ये खुद ही रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, अब आपकी किस्मत है कि उस टाइम पे आप बाहर तो नहीं थे, ये 3-4 रैंडम उस पे ना वो रैंडमली रिकॉर्ड करता है। सर हाँ मैं एज अ गेस्ट बैठा हुआ था, इंटरव्यू हुआ था। नहीं तो आपके एनयू से आप अभी आए हैं? ऐसे 9 बजे आया था। वैसे एक बात बता दूं, मैं आपको अलाउ भी करूं ना तो ये खैर यहाँ पे तो मेरे पास लॉबी में ऑप्शन ही सिर्फ एनयू वाला आएगा। ठीक है ना, तो ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप हमेशा सर मैं एक बात मैं सर बता दूं, मैंने एक बात सर मैं बता दूं, मैं कोई भी अटेंडेंस मैनुअली नहीं काफी करूंगा। स्टूडेंट होते हैं। नहीं मेरी बात आप सुन लेना, मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली कि मैं एक स्टूडेंट का अटेंडेंस नोट करूं। यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में सारी जो अटेंडेंस है वो MS टीम रिकॉर्ड करता है, वो एक्सेल शीट में डाउनलोड करता हूँ। तो मैं जाके वहां पे नहीं कर सकता कि हाँ ये इस टाइम आया था और वो उस टाइम आया था, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सर सेम केस मेरा भी है कि मैंने भी एज अ गेस्ट ज्वाइन किया, लेकिन मैंने अपना नंबर वगैरह लिखा ऊपर। बस आप मसले हल करें उधर IT टीम के साथ, इधर तो आपकी किस्मत है कि ओके सर। you can I cannot manually handle these situations। वो आप फिर HOD को एक ईमेल कर दें कि मेरे जो है ना ये मसाइल आए थे। ये इशू जब डिबार आप अगर इस लेक्चर की वजह से आप डिबार होंगे ना तो वो आप एक स्क्रीनशॉट सेव करके उधर आप एक प्ली ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लास में मैं किसी को प्रेजेंट और एब्सेंट नहीं करूंगा, वो इंटायरली MS टीम करेगा। समझ आ गई बात? Okay, I think we are running out of time, so I'm closing the meeting right now. Thank you. خلاص Allah Hafiz.